Hello guys, my name is Ram and today I am starting T-beam by WSM। आज हम देखेंगे WSM से T-beam या फ्लैंज बीम को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखेंगे T-beam होता क्या है या फ्लैंज बीम होता क्या है। जब इसके बारे में देख लेते हैं। जब बीम और स्लैब को एक साथ कास्ट किया जाए, यानी स्लैब के नीचे जो पड़ने वाली बीम है और स्लैब को एक साथ कास्ट किया जाए, when slab and beam cast together, एक साथ दोनों को कास्ट किया जाता है तो क्या कहलाता है ये। then beam is known as flanged beam। ठीक है, तो इसे ही फ्लैंज बीम कहते हैं। देख लेते हैं कि फ्लैंज बीम होता क्या है। ठीक है, अगर हम अगर ये हम देखें डायग्राम को, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें कंटिन्यूअस बीम दिखाई देंगे, यानी कि कई बीम दिखाई दे रहे होंगे, मीन्स कंटिन्यूअस आगे है। ठीक है, तो देखेंगे तो ये देखें अगर इसे ठीक से, तो ये हमारा इधर एक एल सेक्शन दिख रहा होगा, उसके बाद में इधर टी सेक्शन दिख रहा होगा, और ये देखें तो ये भी एक प्रकार का टी सेक्शन है, यानी कि जो इंड है तो यहाँ पर एक एल सेक्शन बन रहा है, क्रॉस सेक्शन जो बन रहा है शेप बीम का, ये तो एल सेक्शन बन रहा है और ये टी सेक्शन बन रहा है। तो अगर इससे हम कहेंगे दोनों, यानी इसके और इसके बीच की दूरी को देखें तो एल मान लेंगे, इस और इस बीम के बीच की दूरी देखें तो L2 मान लेंगे। ठीक है, सिंपल जैसे आगे। अब इसको हम एक बीम, यानी कि ये एक टी बीम को हम जूम करके देख रहे हैं, यानी अलग से ड्रॉ करके देख लेते हैं एक टी बीम, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो टी बीम है। ठीक है, तो टी बीम को अलग, यानी इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। इधर हमारा ये टी बीम है, टी बीम है ये। इसको देखें तो इसे बोलते हैं फ्लैंज, इसको बोलते हैं फ्लैंज। ये ऊपर का सेक्शन जो है ये फ्लैंज है और इसे बोलते हैं वेब। ठीक है, इसकी डेप्थ देखें, विड्थ देखें तो टोटल विड्थ हो जाएगी बी हो जाएगी। इसकी डेप्थ देखेंगे तो इसकी डेप्थ हो जाएगी डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, इसको देखें तो ये है हमारा विड्थ ऑफ वेब, ये वेब की विड्थ है। ठीक है, ये वेब है, इसकी विड्थ ये है। अगर हम इसमें सॉल्व करें, क्योंकि इफेक्टिव विड्थ हमको ज़रूरत होती है, जो सॉल्व करते हैं ये पूरी विड्थ नहीं लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ लेते हैं। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि बी क्या होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले बी क्या है, विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज की चौड़ाई, यही फ्लैंज है, ये फ्लैंज की चौड़ाई ये है। आगे देखें डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, डेप्थ ऑफ फ्लैंज यानी कि फ्लैंज की गहराई, डेप्थ ऑफ फ्लैंज यानी कि डेप्थ फ्लैंज की गहराई। ठीक है, ठीक है, और क्या बचा, बी डब्ल्यू, इसे देख लेते हैं क्या है। विड्थ ऑफ वेब, विड्थ ऑफ वेब यानी ये जो वेब है, ये पोर्शन जो यानी फ्लैंज के जस्ट नीचे वाला पोर्शन ये है वेब, तो ये वेब की चौड़ाई है बी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखते हैं L1 L2 क्या है। ये L1 L2 यानी कि यही तो था L1 L2। देखेंगे L1 L2 क्या है, L1 और L2 दो चीज़ें छूट रही हैं तो उससे भी लिख लेते हैं L1 L2 क्या है। L1 L2 है डिस्टेंस बिटवीन या एडजस्ट, देखेंगे L1 एंड L2 क्या है, ये है डिस्टेंस है किस चीज़ का, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बीम, टू एडजेसेंट
बीम, यानी अगल बगल बीम के बीच की दूरी, यानी दो, देखो एक बीम ये है एक बीम ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को कहे L1 है, इन दोनों बीच की दूरी, इन दोनों बीम के बीच की दूरी L2 है, ठीक है। तो दो एडजेसेंट बीम के बीच की दूरी को कहते हैं मतलब L1 L2 है, ठीक है, एडजेसेंट बीम। अब हम देखेंगे कि जो हम यहाँ पर विड्थ लेते हैं फ्लेंज की, वो ये टोटल विड्थ नहीं लेते हैं, इफेक्टिव विड्थ लेते हैं। इफेक्टिव विड्थ लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं इफेक्टिव विड्थ क्या होगी। मान लेते हैं इतना समथिंग इफेक्टिव विड्थ है, ये शेडेड जो कर दिया, शेडेड पोर्शन कर दिया, ये हमारा बी विड्थ कौन सा है, विड्थ ऑफ फ्लेंज, कौन सा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है, बी एफ। तो लिखेंगे बी, कैपिटल बी इंटू बी एफ क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज की प्रभावी चौड़ाई है, ठीक है, फ्लेंज की प्रभावी चौड़ाई। देख लेते हैं एक बार फिर से। बी है विड्थ ऑफ फ्लेंज, डी एफ है डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, बी डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ वेव है, L1 L2 क्या है, दो बीम के बीच की दूरी को कहेंगे L1 L2, मान लो यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। और बी एफ क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, जो फ्लेंज की है, यानी फ्लेंज की इफेक्टिव यानी प्रभावी चौड़ाई क्या है। तो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, अगर टी बीम के लिए बात करें, ठीक है, टी बीम के लिए बात करें, तो टी बीम के लिए होता है इफेक्टिव विड्थ, यानी लिख लेते हैं बी एफ इक्वल टू होगा L0 अपॉन 6 प्लस 6DF प्लस BW, या ये होगा या BW प्लस L1/2 प्लस L2/2, यानी एक्चुअल, ये क्या है फाइनली, एक्चुअल विड्थ है, एक्चुअल विड्थ यानी वास्तविक चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्लेंज, यानी कि वास्तविक चौड़ाई जो दी है में बी, यानी ये बी, उसका मतलब सिर्फ है बी, कैपिटल बी, ठीक है। इसका मतलब है कि बी यानी वास्तविक चौड़ाई, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम मान लेंगे विड्थ ऑफ फ्लेंज, उसी को हम कंसीडर करेंगे एज ए बी एफ, ठीक है, एज ए बी एफ, यानी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, प्रभावी चौड़ाई किसकी, विड्थ की, इसकी वेव की नहीं, फ्लेंज की ये क्या है, फ्लेंज की प्रभावी चौड़ाई। ये क्या लिखेंगे, ये हमारा फार्मूला है L0, यानी स्पैन लेंथ होगा, L0 है जो ये स्पैन लेंथ है, ठीक है, ये गिवन रहेगा हमको, यार लिख लो ऐसे, L0 क्या है, L0 है डिस्टेंस बिटवीन, यानी बीच की दूरी किसके, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर या जीरो, पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर टी बीम है तो इफेक्टिव विड्थ ये होगा, अगर मान लो एल बीम है तो एल बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ क्या होगा, देख लेते हैं उसको भी। अगेन देख लेते हैं एक बार फिर से, ये हमारा फिर से बीम बना लेते हैं, ये हमारा टी सेक्शन है या टी बीम है, ये हमारा वेब हो गया, और ये हमारा फ्लेंज है। अगर प्रभावी चौड़ाई बीम की या फ्लेंज की प्रभावी चौड़ाई दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज ये विड्थ है, वास्तविक चौड़ाई भी दी है, ठीक है। अभी क्या बताया था, ये है डी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लेंज की गहराई, ये क्या है, ये विड्थ है किसका, वेब का, तो इसे कैसे डिनोट करते हैं, BW से। अब हम BF की यानी विड्थ ऑफ फ्लेंज, इफेक्टिव प्रभावी चौड़ाई बीम की ज्ञात करना है, हाँ फ्लेंज की ज्ञात करना है,
तो इनमें से दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा कम होगी वही वैल्यू चूज कर लेंगे। क्या फार्मूला क्या बताया है? फार्मूला बताया है एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 टाइम्स डी एफ। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, यही स्मॉल डी एफ की बात कर रहे हैं, ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज। और क्या एक्चुअल यानी जो वास्तविक चौड़ाई दी है फ्लेंज की वास्तविक चौड़ाई यानी एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो इसमें से जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी दोनों में से उसी को ही विड्थ ऑफ फ्लेंज यानी प्रभावी चौड़ाई लिख लेंगे। फ्लेंज की प्रभावी चौड़ाई, फ्लेंज की प्रभावी चौड़ाई सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जो बीम के लिए है। ठीक है, टी सेक्शन के लिए है। अगर बोले एल सेक्शन के लिए हो, यानी ये किसके लिए है, टी बीम के लिए है, टी बीम के लिए है। ठीक है, अगर बोले आइसोलेटेड टी बीम है तो क्या होगा, उसके लिए फार्मूला क्वेश्चन में दिया रहे कि आइसोलेटेड टी बीम है, आइसोलेटेड टी बीम, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा बी विड्थ इफेक्टिव विड्थ का, उसको भी देख लेते हैं। प्रभावी चौड़ाई क्या होगी, यानी फ्लेंज की प्रभावी चौड़ाई क्या होगी, तो उसका फार्मूला है सिंपल सा एल नॉट अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ये होगा, देख लेते हैं। और ये दूसरा क्या होगा, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज। इनमें दोनों से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वही लेंगे, यानी विड्थ ऑफ फ्लेंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज वही लेंगे जो मिनिमम वैल्यू आएगी दोनों में। वास्तविक वैल्यू है क्या है, वास्तविक वैल्यू वही बी की ही वैल्यू बात है, उसी की बात कर रहे हैं। वास्तविक एक्चुअल यानी एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज वही बी की वैल्यू, मतलब बी से या इनमें से दोनों से जो वैल्यू कम होगी वही वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ के लिए, मतलब इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज के लिए। अब देख लेते हैं कि इसमें जैसे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी डिजाइनिंग के लिए क्या कहते हैं, कितने स्टेप फॉलो करते हैं, कौन कौन से कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहले हम फर्स्टली एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें हमको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, बेंडिंग, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद करके देखते हैं। ठीक है, एक कोई बीम है हमारा, एनालिसिस लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ टी बीम, टी बीम का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लें, क्योंकि बिना डायग्राम के कैसे करेंगे इसे एनालिसिस। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये बीम है, ये जो बार बार लिख रहे हैं फ्लेंज, इसका मतलब क्या है, ये छत की ही, ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज लिखते हैं डीएफ, जो ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज ही है, उसी की छत की मोटाई ही है, स्लैब की मोटाई है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं कैलकुलेट करने के बाद में बी विड्थ ऑफ फ्लेंज, बी एफ गिवन है हमें। ठीक है, बी एफ गिवन है हमें। अब देखेंगे ये क्या है, विड्थ ऑफ वेब। अब हम यहाँ पर रीइंफोर्स्ड किया गया है बॉटम पर टेंशन जोन में। ठीक है, टेंशन जोन में रीइंफोर्स्ड किया गया है। अब हम इसमें दो कंडीशन बनती है कि न्यूट्रल एक्सिस ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि फ्लेंज में लाई कर रहा है या वेब में लाई कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना। तो लिखिए फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में लिखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, स्टेप फर्स्ट, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्या फार्मूला बताया था वही होगा जो अभी तक यूज करते आए हैं फार्मूला,
सिग्मा सी इजकल टू ना एक्स इजकल टू सिग्मा सी बी सी एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी का मल्टीप्लाई इफेक्टिव डेप्थ से। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं, सेकेंड स्टेप है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने के लिए डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यानी वास्तविक शून्य बल रेखा न्यूट्रल एक्सिस, यानी एक्स सी था, ये एक्स ए है। एक्स ए ज्ञात करने के लिए क्या हमको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में दोनों को बराबर करने होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बराबर करेंगे कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में। इसमें दो कंडीशन होता है। अब हमको न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो इसमें दो कंडीशन हो गए। पहला चीज तो या तो इसमें दो कंडीशन फॉलो होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने के लिए। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लिए हैं तो मुझे पता चल गया है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज में लाई कर रहा है या वेब में, यानी कि देखो ये फ्लेंज है, ठीक है, ये फ्लेंज है, इसमें लाई कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस या यहाँ पर लाई कर रहा है, तो दो कंडीशन बन रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्टली जो न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा फ्लेंज में लाई कर रहा है, तो उसका डायग्राम बना लेते हैं और देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम पहले बना लेते हैं इसका कि सॉल्व करते समय तुम्हें क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, इसका तो मोमेंट ऑफ एरिया ज्ञात करना है, हमको पता है मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन का। मान लेते हैं कि जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर लाई कर रहा है, यानी यहाँ पर फ्लेंज के इस पार्ट पर यहाँ पर लाई कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस ये। ठीक है, यानी यहाँ पर, यानी इसके ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन, उसके नीचे टेंशन जोन, यहाँ पर क्या है, स्टील पड़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हमें पता है कि क्या है, विड्थ बी एफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है, ये क्या है, डी एफ है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, ये क्या है, बी डब्ल्यू है। अब क्या करेंगे, इसका एरिया, यानी अब हमको ये न्यूट्रल एक्सिस पता चल गया है ना, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, नहीं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन का बराबर कर दो किसके, टेंशन जोन के। मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन को बराबर करो टेंशन जोन से। यही करते हुए आए हैं अभी तक, सिंगली रीइंफोर्स, डबली रीइंफोर्स सब में यही किए हैं, तो सेम चीज़ें इसमें भी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर इसका हमको स्ट्रेस यानी याद करना होगा। स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस। तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल टू एरिया इंटू ये डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस के इसके बीच का डिस्टेंस। तो लिखेंगे कंप्रेशन जोन का एरिया। कंप्रेशन जोन का एरिया क्या होगा, अरे यही तो कंप्रेशन जोन में है, ये एरिया जितना शेडेड एरिया है यही तो कंप्रेशन जोन में है। तो कंप्रेशन जोन का एरिया पहले लिख लो, तो लिखेंगे इसमें कंप्रेशन जोन का एरिया, तो क्या होगा, यही तो होगा एरिया, शेडेड एरिया, तो क्या होगा, बी एफ इंटू ये डिस्टेंस क्या है, एक्स से, ये एक्स से है, तो इसका सी जी कहाँ पर लाई करेगा, ये एक्स से बाई 2 पर ही लाई करेगा ना, न्यूट्रल एक्सिस से देख रहे हैं मोमेंट ऑफ एरिया, इंटू एक्स से बाई 2 इक्वल टू एरिया लिखो स्टील का, MAST इंटू ये बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके ये बीच की दूरी कितनी होगी, ये एक्स है तो, और ये पूरी डी है, स्मॉल डी, यानी इफेक्टिव डेप्थ, यही तो है इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। तो स्मॉल डी में से ये डिस्टेंस घटा दो, क्या होगा, एक्स से, यानी डी माइनस एक्स से, यही होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यानी कि अगर पहला केस लिखे नहीं यहाँ पर, हाँ लिख दो पहला केस फर्स्ट। क्या माने हैं इसमें, केस फर्स्ट में क्या माने हैं कि यदि न्यूट्रल एक्सिस लाई इन फ्लेंज
हिंदी में देखेंगे, यदि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रही है, तो न्यूट्रल एक्सिस ये कहाँ लाई कर रही है, देखो ये न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रही है, फ्लेंज में ही तो कर रही है, फ्लेंज मतलब बीम के ये देखो यहाँ इसमें लाई कर रही है ना फ्लेंज में, तो वही चीज़ है। अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रही है तो क्या लिखेंगे, तो फिर ये कंडीशन है, अदरवाइज कंडीशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रही है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना हमें आता है, तो एक्स से कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में क्या करेंगे, एक्स से कैलकुलेट करने के बाद में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इजीली ज्ञात कर सकते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बताया है, फोर्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसमें देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं। अगर मान लो कंप्रेशन जोन से देख रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस जोन से, कंप्रेशन जोन से ज्ञात करें, तो कंप्रेसिव फोर्स मीन्स पहले एरिया इंटू परमिसिबल एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस। तो कंप्रेशन जोन का एरिया कितना है, बी एफ इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अरे ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ये एक्स ही है ना, तो एक्स है इंटू एवरेज स्ट्रेस कितना, यहाँ पर कितना जनरेट हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा सी बी सी जनरेट हो रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस पे 0, तो क्या करेंगे, सिग्मा सी बी सी प्लस 0 का एवरेज ले लो बाई 2 इंटू लीवर आर्म मीन्स यही ना, इस फोर्स से लेके यहाँ पर जो लग रहा है इससे इसके बीच की दूरी। अगर ये x है तो ये कहाँ लाई करेगा, ऊपर से 1/3 पर। अब देखिए ये पूरा a है, x a है, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, इसका CG 1/3 पर। ये ट्रेंगुलर शेप है ना, तो 1/3 यानी ये XA/3। तो क्या करेंगे, हटा देंगे वही XA में से, नहीं D में से क्या घटा देंगे, XA/3 को घटा देंगे। ये आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन देख लेते हैं। ये कंप्रेशन जोन से सॉल्व कर लिए, ठीक है। और अगर हम टेंशन जोन से भी देखना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम टेंशन जोन से भी देखना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो टेंशन जोन से लिखेंगे एरिया ऑफ स्टील, तो क्या होगा MAST इंटू स्ट्रेस होगा, क्योंकि एवरेज स्ट्रेस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेस स्टील जहाँ पर पड़ा है वहीं पर ही स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, और इसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि पूरे में कंक्रीट को कंप्रेशन जोन में नहीं, टेंशन जोन में कंक्रीट को नहीं मानते हैं कि कोई टेंशन स्ट्रेस वो झेल रहा है, ठीक है। तो MAST इंटू सिग्मा ST बाई M इंटू लीवर आर्म क्या है, D-XA/3 है, क्या होगा, सिग्मा ST हो जाएगा, AST हो जाएगा इंटू D-XA/3। ये हो जाएगा टेंशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी इजी था ना, ये इजी था। अगर हमारा ये कंडीशन कौन सा कंडीशन था, यदि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई करे तो फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने के लिए फार्मूला है सिग्मा CBC अपन सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या किए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना है, लेकिन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये तो पता होना चाहिए। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ये जो लाई कर रहा है, ये फ्लेंज में लाई कर रहा है कि वेव में लाई कर रहा है। अगर फ्लेंज में लाई कर रहा है तो ये स्टेप फॉलो करेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन का और टेंशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया बराबर करा देंगे। अगर बराबर कर देंगे तो क्या होगा, BF इंटू XA/2 इक्वल टू MAST D-XA कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे इजिली। कैसे, फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, कंप्रेशन जोन में फोर्स, कंप्रेशन जोन में एरिया इंटू परमिसिबल एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस। तो एरिया क्या है, BF इंटू XA। अरे यही तो, ये जोन साइडेड एरिया वाला, B इंटू XA इंटू सिग्मा CBC प्लस 0/2 यानी एवरेज स्ट्रेस, और ये हो गया लीवर आर्म। सेम चीज़ सॉल्व कर लिया टेंशन जोन से भी ऐसे, ठीक है। लेकिन जो अगला स्टेप है, अगर फ्लेंज यानी डेप्थ ऑफ फ्लेंज नहीं, न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अगर फ्लेंज में नहीं लाई कर रहा है तो कहाँ लाई करेगा, यानी वेब में लाई कर रहा है, तो उसका देखते हैं वो क्वेश्चन, उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है।
तो फिर आगे बढ़ते हैं और सेकेंड स्टेप के बारे में, सेकेंड केस के बारे में देखते हैं कि जब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई करेगा। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें लिख लेंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या है हमारा? एक्स है तो वही याद करेंगे, एक्स नहीं एक्स सी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो सेम चीज़ है, वही फार्मूला है, एम सिग्मा सी बी सी याद कर लेंगे। सेकेंड केस में, सेकेंड स्टेप में सेकेंड केस बता रहे हैं। क्या होगा इसमें? जब व्हेन न्यूट्रल एक्सिस lies in wave, जब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है? वेब में लाई कर रहा है। तो डायग्राम बना के देख लेते हैं कैसे लाई करेगा, कहाँ पर लाई करेगा, देख लेते हैं। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं इसकी, टी बीम में, ये टी सेक्शन है, टी बीम है, ये टी बीम है और ये विड्थ है। तो देखते हैं इसमें, ये हमारा जब यहाँ पर लाई कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस लाई इन वेब में, यानी अब हमारा सेक्शन ये कंप्रेशन जोन में है, ये कंप्रेशन जोन में है, ये वेब भी और फ्लेंज का नहीं, फ्लेंज तो पूरा हाई है कंप्रेशन जोन में, लेकिन वेब का भी कुछ पार्ट कंप्रेशन जोन में है। ये तो ऊपर वाला कंप्रेशन जोन में है, नीचे टेंशन जोन में है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये मान लेते हैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेस डायग्राम, यानी स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि नीड होगी इसकी हमें। स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर मान लो स्ट्रेस क्या कहते हैं, यहाँ पर तो अलग स्ट्रेस जनरेट होगा समथिंग ना, क्योंकि ठीक है, तो स्ट्रेस यहाँ पर मान लिए सी डैश जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर कितना जनरेट हो रहा है मान लेते हैं ये वैसे सी बी सी करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है अगर बैलेंस सेक्शन होगा तो सी बी सी जनरेट होगा। ठीक है, अदरवाइज मान लेते हैं भी सी ये मान लो। ठीक है, और यहाँ टी बाई एम मान लो, टी बाई एम स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है टी बाई एम जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या डायग्राम बन रहा है, ये अगर देखें ये कौन सा डायग्राम बन रहा है, ये प्रिज्मोइडल सेक्शन बन रहा है ना, और ये कौन सा है, ट्रेंगुलर सेक्शन है, ये ट्रेंगुलर सेक्शन है। तो देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया, यानी एक्स से ज्ञात करना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना है हमको। सेकंड स्टेप क्या था, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना था, उसमें ये सेकंड केस आ गया। तो अब क्या करें, मोमेंट ऑफ एरिया को, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन और मोमेंट ऑफ एरिया टेंशन जोन, दोनों को कर देते हैं बराबर। जब बराबर करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन जोन का एरिया लिखो पहले एरिया, तो एरिया ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो पहले फ्लेंज वाला लिख लो। ठीक है, पहले फ्लेंज वाला लिख लो, यानी कि ये डी एफ इंटू बी एफ इंटू डी एफ, यानी इस फ्लेंज का एरिया लिख लिए इंटू न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करना, ये मिड पे ना, क्योंकि इसका सी जी यही पर लाई करेगा, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे पता करना है। तो ये डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अरे ये डी क्या कहते हैं, ये एक्स से है ही है पूरा, बस ये घटा दें बस, तो ये क्या घटा दें, डी एफ बाई 2 घटा दो। फिर से देखो, एरिया लिख लिया कंप्रेशन जोन का एरिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको ये डिस्टेंस पता करना है, क्योंकि इसका सी जी यहाँ लाई करेगा इस वाले फ्लेंज का। ठीक है, तो इसका बाई 2 कर दें, यानी डी एफ बाई 2 कर दें, किस में से घटा दें, एक्स से पूरा है, तो यानी कि एक्स ए में से हम डी एफ बाई 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, प्लस अब ये कौन सा अभी एरिया लिखे थे, फ्लेंज वाले का। अब वेब वाले में चले आओ, वेब जितना एरिया कंप्रेशन जोन में है उसका एरिया लिख लो, तो ये कितना है, बी डब्ल्यू है, पहली बात तो बी डब्ल्यू है ये, तो लिखो बी डब्ल्यू इंटू ये डेप्थ क्या होगी, ये डेप्थ पता कर लो, ये डेप्थ क्या होगी, अरे ये डेप्थ है हमारा एक्स ए, एक्स ए में से डी एफ घटा दोगे तो यही तो ये डेप्थ निकल आएगा ना। ये डेप्थ जब निकलेगा, जब एक्स ए में से डी एफ घटा दो तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो लिखोगे एक्स ए माइनस डी एफ, तो ये एरिया हो गया हमारा, एरिया इंटू इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, इसका सी जी यहाँ लाई करेगा, यानी कि इसका बाई 2, यानी इस डिस्टेंस का बाई 2 लिखो, यानी यही एक्स ए माइनस डी एफ अपॉन 2। ठीक है, ये लिख लिया मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन का। आप टेंशन जोन का लिखो, टेंशन जोन का इजीली वैसे लिख सकते हैं, कैसे,
MAST, एरिया ऑफ स्टील लिख लिए। अब इस यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से इसके बीच की दूरी, यानी इस बीच की दूरी, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इससे बीच की दूरी, ये वाली दूरी, ये कितनी हुई d माइनस एक्स है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d है, माइनस ये वाला डिस्टेंस घटा दो, कितना घटाओगे, x से घटाएंगे, यही होगा ना। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हमको यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट जब हो जाएगी तो अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पर आ जाएंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे अगला स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं अब, ठीक है। लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें क्या है, अगर कंप्रेशन जोन से देखें, अगर हम कंप्रेशन जोन से देखें तो हमारा इसमें फ्लेंज भी आ रहा है और वेब भी आ रहा है। तो अगर हम बात करें कंप्रेशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, किससे, कंप्रेशन जोन से, तो कंप्रेशन जोन में दो चीज़ें आ रही हैं, मोमेंट ऑफ एरिया लिखो कंप्रेशन जोन से, किसका, फ्लेंज का भी लिख लो, और जितना पोर्शन आ रहा है मोमेंट ऑफ एरिया बोल दिए हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका, वेब का भी, जितना पोर्शन आ रहा है कंप्रेशन साइड में, तो उसको सबको कंसीडर करेंगे ना। तो अब देखते हैं डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि ये डिस्टेंस, क्योंकि अभी हमको जब CG पता होगा तभी तो लीवर आर्म याद कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, यानी कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच की दूरी को ही कहते हैं लीवर आर्म। तो क्या है, इसका देख लेते हैं CG कहाँ लाई करेगा, इसका CG मान लेते हैं यहाँ लाई कर रहा है, इसका CG कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या मान लेते हैं, y1 बार मान लेते हैं, y1 बार, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका 1/3 पर, इस वाले 1/3 पर आएगा, तो यानी इसको भी लिख लेते हैं, कहाँ पर लाई करेगा, ये डिस्टेंस इसके y2 बार पर मान लेते हैं, यानी y1 बार y2 बार मेरा अननोन हो गया है, इसको भी हमें कैलकुलेट करना है कि y1 बार क्या होगा, y2 बार क्या होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं y1 बार y2 बार अभी कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले क्या है, इसका फार्मूला लिख लेते हैं, फ्लेंज एरिया का, फ्लेंज साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और कंप्रेशन साइड से, नहीं फ्लेंज साइड से और वेब साइड से, ठीक है, दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। उसके बाद में y1 बार y2 बार अननोन्स रहेंगे तो उसको भी हम कैलकुलेट करके बताते हैं कैसे, उसको y1 बार y2 बार कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्लेंज एरिया में, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, क्योंकि एक साथ सॉल्व करेंगे तो फिर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इक्वेशन, बाद में एक साथ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका, फ्लेंज का, क्योंकि टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करके ही निकालेंगे ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्लेंज का देखते हैं, देखेंगे क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म। फोर्स क्या होता है, एरिया किसका, फ्लेंज वाले एरिया का, तो यही तो एरिया होगा, बी इंटू ये BF इंटू डी एफ, यानी कंप्रेशन फ्लेंज का एरिया यही तो होगा, BF इंटू DF होगा, कंप्रेशन जोन का जो फ्लेंज वाला एरिया है, ठीक है, BF इंटू DF होगा, इंटू स्ट्रेस पता करेंगे, स्ट्रेस क्या होगा, ये स्ट्रेस और इस स्ट्रेस का क्या लेते हैं, इस स्ट्रेस और इस स्ट्रेस का लेते हैं एवरेज स्ट्रेस, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे। तो लिख लेते हैं, पहले एरिया लिखेंगे, क्या होगा, BF इंटू DF, ठीक है, इंटू एवरेज स्ट्रेस क्या होगा, C डैश प्लस CA बाई 2, एवरेज स्ट्रेस लिख लिए, इंटू लीवर आर्म लिखेंगे। तो लीवर आर्म में क्या होगा, देखो लीवर आर्म यानी कि ये वाला ये हमारा CG अलाई क्या है, तो यहाँ से लेके ये, इससे लेके इसकी दूरी, ये लीवर आर्म पहला होगा, लीवर आर्म किसका, फ्लेंज का होगा, ठीक है, लीवर आर्म फ्लेंज का होगा, लीवर आर्म फ्लेंज का। तो उसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, y1 ही घटा दो स्मॉल d में से, यानी इफेक्टिव डेप्थ में से y1 घटा दो, तो ये हमारा आ जाएगा लीवर आर्म। तो लिखेंगे d माइनस y1 बार, ठीक है, तो ये आ गया लीवर आर्म। सेकेंड चीज लिखेंगे, वेब की हेल्प से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं।
फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा फाइनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें लिखेंगे वेब का एरिया जो कि कंप्रेशन जोन में आ रहा है, तो कंप्रेशन जोन में यही आ रहा है इतना, तो इसको, ये तो मुझे पता है विड्थ बी डब्ल्यू इंटू डेप्थ, ये डेप्थ होगी ना, ये डेप्थ क्या बताया है, अरे स्मॉल एक्स में से ये डी एफ को घटा दो तो ये डेप्थ आ जाएगा। तो लिखेंगे बी डब्ल्यू इंटू स्मॉल डी, नहीं एक्स ए माइनस डी एफ, एक्स ए माइनस डी एफ, ठीक है, एक्स ए माइनस डी एफ, ये हो गया एरिया किसका, वेव का, जो कि कंप्रेशन जोन में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, एवरेज स्ट्रेस, तो एवरेज स्ट्रेस देख लेते हैं कंप्रेशन जोन का, यानी वेव वाला, ये वाला। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रेस यहाँ पर सी डैश जनरेट हो रहा है और यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो, यानी कि एवरेज स्ट्रेस लिखेंगे तो सी डैश प्लस 0/2 लिख देंगे, ठीक है। तो एवरेज स्ट्रेस लिखेंगे सी डैश प्लस 0/2 इंटू लीवर आर्म लिखेंगे। लीवर आर्म क्या होगा, यानी ये जो लाई कर रहा है यहाँ पर सी जी, तो इससे इसकी बीच की दूरी, इससे टेंशन जोन की, यानी यहाँ से लेके ये इसकी बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या होगी, ऊपर का मान लिया है y2 बार, तो ये क्या होगा स्मॉल d माइनस y2 बार, लिखेंगे d माइनस y2 बार, ये क्या हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये कंप्रेशन जोन की बात कर रहे हैं, कंप्रेशन जोन से मोमेंट ऑफ फ्लेंज, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन फ्लेंज प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन वेब, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में इसमें कितना आ गया है फ्लेंज में, उसको ऐड कर लेते हैं और फिर वेब को, दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, बी एफ प्लस बी एफ इंटू डी एफ इंटू सी डैश प्लस CA/2 इंटू डी माइनस y1 बार प्लस बी डब्ल्यू इंटू XA माइनस DF इंटू सी डैश प्लस 0/2 इंटू डी माइनस y2 बार, ठीक है, d माइनस y2 बार। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हम अभी हमारा y1 बार और y2 बार, ये दोनों अननोन्स है, इनको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो देख लेते हैं कैसे याद करते हैं y1 बार y2 बार, ठीक है, y1 बार y2 बार। तो यानी y1 बार याद करने के लिए देखो क्या है, ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये भी डिस्टेंस पता है, ये भी डिस्टेंस पता है, ये नहीं पता। तो हमको क्या करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस, यही तो है y1 बार, यही तो है y1 बार, यानी इसका CG जहाँ लाई कर रहा है वही है। तो लिख लेते हैं, यानी ट्रेपोजाइडल का फार्मूला, किसका, ट्रेपोजाइडल का फार्मूला, जो कि CG, यानी मान लेते हैं ये हमारा ये है, ट्रेपोजाइड है, यही तो है, ट्रेपोजाइड को बना लो ऐसे, सी डैश और ये क्या है, CA है, इसकी डेप्थ, इसकी क्या है डेप्थ, ये है D माइनस, नहीं XA माइनस क्या है, देख लेते हैं, यानी अगर कोई डिस्टेंस है, यानी कि अभी तो, यानी दोनों इसके आमने सामने की पैरेलल रेखाओं की यानी लंबाई पता है, यानी इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो कल देखते हैं डी में से क्या करता है, डी में से डी माइनस स्मॉल डी माइनस, देखो इसमें से ये डिस्टेंस पता करना है, हमें ये डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को पता कर लो, अगर हाँ इस डिस्टेंस को पता करेंगे ये हो जाएगा, ये तो दिया है ना, DF ही दिया है, ये देखो ये DF, यही डिस्टेंस पता करना था, तो ये DF दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लेते हैं, ये DF हमारा है, यानी बीच की दूरी, पैरेलल रेखाओं की बीच की दूरी, ठीक है। तो होता है इसका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG जिस जो बात कर रहे हैं y1 बार क्या होगा, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी y1 बार क्या होगा, लिखते हैं h/3 यानी DF/3, फिर लिखते हैं प्लस DF/3 प्लस, नहीं DF/3 इंटू 2 टाइम्स ये छोटी वाली भुजा का 2 टाइम्स प्लस बड़ी वाली भुजा का सिंगल टाइम्स ऐड करेंगे।
अपान सी डैश प्लस सी ए। ये सी जी का, ट्रेपोजाइडल के सी जी का फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि सी जी का फार्मूला होता है, डायरेक्ट सी जी का फार्मूला लगाए हैं ट्रेपोजाइडल के, और ये हमें y1 बार कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ जैसे ट्रेंगुलर का भी बता देते हैं। ट्रेंगुलर का भी, ट्रेंगुलर में हमारे ये है सी डैश है, सी डैश ये है। अगर मान लो ये समथिंग क्या है, एक्स ए माइनस डी एफ है, एक्स ए माइनस डी एफ है, ये एक्स ए माइनस डी एफ है। तो ये क्या कहाँ पर लाई करेगा, 1/3 पर लाई करेगा ना, तो एक्स ए बाई 3 पर। यानी इसका बात करें, ये डिस्टेंस इसकी सी जी, ये है डिस्टेंस कितनी है, ये समथिंग है, मान लो ये समथिंग डिस्टेंस है। ये तो हमें पता है डी एफ, ये डी एफ पता है। अगर ये डिस्टेंस पता हो जाए कि कितनी है सी जी, कितने पे लाई कर रही है, तो दोनों डी एफ को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू y2 बार आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका सी जी पहले ज्ञात कर लेंगे। इसका सी जी कहाँ, इस वाले डिस्टेंस का 1/3 पर लाई करेगा, तो इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स ए माइनस डी एफ, एक्स ए माइनस डी एफ अपान, यानी इसका 1/3। अब y2 बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, y2 बार कैलकुलेट कर लेंगे, ये स्मॉल डी एफ है, तो ये स्मॉल ही डी एफ है, सब जगह स्मॉल ही डी एफ है, ठीक है। स्मॉल डी एफ को प्लस ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दो, एक्स ए बाई 3 माइनस डी एफ बाई 3। कैलकुलेट करेंगे y2 बार आ जाएगा हमारा। कैलकुलेट करने के बाद y2 बार आएगा डी एफ प्लस एक्स ए माइनस डी एफ बाई 3। ये हमारा y2 बार हो गया, ये y1 बार हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा एक बार देख लेते हैं फिर से। मीन्स हमें y1 बार y2 बार यानी कैलकुलेट करने में ही थोड़ा दुविधा हो सकती है, तो उसको हम एक बार बिल्कुल से ईजिली समझा दिए हैं कि ट्रिपोजाइड का जो होता है सी जी का फार्मूला, यानी कि सी जी का फार्मूला आता है जो पैरेलल लाइंस है इनके बीच के डिस्टेंस का 1/3, तो ये 1/3 कर दिए हैं, डी एफ बाई 3 कर दिए हैं। और फिर ब्रैकेट में 2 टाइम्स छोटे वाले क्या कहते हैं जो लाइन है उसका 2 टाइम्स प्लस इसमें जो बड़ा पैरेलल लाइन उसको प्लस ऐड कर देंगे, अपान दोनों को ऐड कर देंगे छोटे और बड़े वाले लाइंस को, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा सी जी, ठीक है, ट्रिपोजाइड का। अगला चीज़ है, इसको पता है हमको ट्रेंगुलर सेक्शन का 1/3 पर इसका सी जी लाई करता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनली हमको ये याद रखना है कि y1 बार, जो y1 बार आया हमारा, y1 बार आया, यहाँ पर एक बार लिख के देते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। तो y1 बार कितना है, y1 बार ये है डी एफ बाई 3 ब्रैकेट में 2 टाइम्स सी डैश प्लस सी ए अपान सी डैश प्लस सी ए। अगर देखें y2 बार क्या होगा, y2 बार होगा डी एफ प्लस एक्स ए माइनस डी एफ बाई 3। याद रखेंगे y1 बार y2 बार कैसे कैलकुलेट किए हैं, सी जी के हेल्प से। किसके सी जी के हेल्प से, y1 बार तो किए हैं, वो सी जी है जो ट्रिपोजाइड का सेक्शन का, वो हो गया y1 बार, और y2 बार है जो कि ट्रेंगुलर सेक्शन का सी जी प्लस ऊपर का जो डिस्टेंस था कंप्रेशन जोन का, यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज को ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया y1 बार y2 बार। तो यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके, कंप्रेशन जोन से हम ज्ञात कर पाए यहाँ पर। इसमें सबकी वैल्यू पता है, y1 बार y2 बार नहीं पता था तो उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात हो गया कंप्रेशन जोन से, ठीक है।